तो लास्ट लेक्चर में आपने सीखा कंपैक्शन क्या होता है, कंपैक्शन क्यों ज़रूरी होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि हम लैब में कैसे कंपैक्शन देखते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि हम करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में मैंने आपको बताया था हम कैसे करते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम एक 3 kg का सॉइल सैंपल विच इज़ एयर ड्राइड या ओन ड्राइड एंड पासिस थ्रू CU 4.75 mm लेते हैं, फिर उसको उस पर हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि वो सब करने से पहले हम एक सॉइल सैंपल ले आते हैं, एयर ड्राइड या ओन ड्राइड सॉइल सैंपल विच इज़ मोर देन 3 kg, जो 3 kg से ज़्यादा हो, 4 kg, 5 kg, 6 kg, कुछ भी। ठीक है, उसको हम पहले पास कराते हैं थ्रू 4.75 mm CU। ठीक है, अगर उस CU से मोर देन 80% पास हुआ, अगर उस CU से उस 4.75 mm CU से मोर देन 80% पास हुआ, देन हम नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताया। अगर उस 4.75 mm CU पे मोर देन 20% रिटेन हुआ, ठीक है, अगर उस 4.75 mm CU पे मोर देन 20% रिटेन हुआ, तब हमें टेस्ट बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन मोल्ड के डायमेंशंस डिफरेंट है। अब ये कैसे है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डायमेंशंस जो मैंने आपको परसों बताए। सबसे पहले जब 4.75 mm CU पे मोर देन 80% पास हुआ, मींस लेस देन 20% रिटेन होता है 4.75 mm CU पे, तब जो हम मोल्ड लेंगे उसका डाया होगा, आपको पता है 100 mm, हाइट उसकी होती है 127.4 mm, वॉल्यूम उसका होता है 1000 ml। ठीक है, और नंबर ऑफ ब्लोज जो रैमर के होते हैं वो 25 होते हैं, वो आपको पता है। ठीक है, ये कब है, जब 4.75 mm CU पे मोर देन 80% पास होता है, मींस लेस देन 20% रिटेन होता है। अब अगर इस 4.75 mm CU पे मोर देन 20% रिटेन हुआ, तब हमें मोल्ड ऑफ लार्जर डायमीटर लेना है। ठीक है, तो उस टाइम जो डाया होगा वो होगा 150 mm, और हाइट ऑफ ड्रॉप बिल्कुल सेम, हाइट ऑफ मोल्ड 127.4 वो तो सेम ही रहेगी, और वॉल्यूम मोल्ड का, वो चूंकि डायमीटर चेंज होता है वो वॉल्यूम भी चेंज होगा, वो होगा 2250 मिलीलीटर। इसके अलावा जो नंबर ऑफ ब्लोज हम देते हैं हर किसी लेयर पे, वो है यहाँ पे 56, जबकि नॉर्मली हम नंबर ऑफ ब्लोज कितने देते हैं, 25 देते हैं। बट अगर हम हैवियर मोल्ड लेते हैं तब हमें नंबर ऑफ ब्लोज वहाँ पे कितने देने हैं, 56 नंबर ऑफ ब्लोज देने हैं। ये इसका ख्याल रखना है। ठीक है, जो ही आपको टेस्ट करना है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल सैंपल ले आते हैं, 5-6 kg का ले आते हैं, एयर ड्राइड ओन ड्राइड, उसको पास कराते हैं थ्रू 4.75 mm CU। अगर लेस देन 20% रिटेन हुआ 4.75 mm CU पे, तो हम ये वाला मोल्ड ले आते हैं जिसमें 25 नंबर ऑफ ब्लोज हम देते हैं। अगर मोर देन 20% रिटेन हुआ किस पे, इस 4.75 mm CU पे, तब हमें ये वाला मोल्ड देंगे जिसका डायमीटर 150 mm है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज हम इंक्रीज करते हैं। कितने हम ब्लोज देते हैं पर लेयर, 56 पर लेयर, क्योंकि आपको पता है हम 3 लेयर्स में डालते हैं सॉइल मोल्ड में, तो ईच लेयर हम यहाँ पे देते हैं नंबर ऑफ ब्लोज 56। अब ये टेस्ट की चेक हमें पहले दोनों टेस्ट में करना पड़ता है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में भी, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में भी। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट आप आगे देखोगे, उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि कितनी सॉइल रिटेन हो रही है 4.75 mm CU पे, और उस हिसाब से हमें मोल्ड चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। अगर आप फील्ड में कंपैक्शन कर रहे हो किसी सॉइल का, किसी लैंडफिल का आप कंपैक्शन कर रहे हो यूजिंग लाइट रोलर्स, हल्के रोलर से आप सॉइल को कंपैक्ट कर रहे हो, तो आप कितना कंपैक्ट करोगे वहाँ पे, वो आप डिपेंड करता है कि वहाँ आपको लेबोरेटरी में स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से रिजल्ट्स क्या मिले, क्या आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिला और क्या आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिली। उसी हिसाब से आपको फील्ड में वहाँ पे क्या करोगे, कंपैक्शन करोगे। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस है विच रिक्वायर हैवी कंपैक्शन, जो रिक्वायर करती है हैवी कंपैक्शन, सच एज मॉडर्न रनवेज या एयरफील्ड्स वगैरह, ये रिक्वायर करते हैं हैवी कंपैक्शन।
तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट वहाँ पे इक्विवेलेंट कंपैक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट वहाँ पे ट्रू कंपैक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो वहाँ पे कंपैक्शन देखने के लिए हमें कितनी कंपैक्ट करनी है सॉइल, हम जाते हैं फॉर मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट जो है ये डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये डेवलप हुआ था टू सिमुलेट द कंपैक्शन ऑफ द फील्ड्स टू सपोर्ट हैवी एयरक्राफ्ट्स। मींस ये डेवलप हुआ था ये जानने के लिए कि हमें फील्ड्स में कितनी कंपैक्शन करनी है, ज़रूरत है, ताकि ये सपोर्ट करे हैवी एयरक्राफ्ट्स को ये फील्ड। अब मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट हम कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले हम एक सॉइल सैंपल ले आते हैं, उसको पास कराता है थ्रू 4.75 mmCu। अगर मोर देन 20% रिटेन हुआ 4.75 mmCu पे, ठीक है, वो हम देखते हैं, या अगर लेस देन 20% रिटेन हुआ 4.75 mmCu पे, वो भी हम देखते हैं। अब अगर सॉइल रिटेन हो रही है लेस देन 20% 4.75 mmCu पे, तब जो हम मोल्ड लेंगे उसका डाया होगा 100 mm, उसकी हाइट जो होगी 127.3 mm, उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1000 ml, सेम जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का है। अब डिफरेंस ये है कि जो वेट ऑफ द रैमर है वो होगा बराबर 4.89 kg, ठीक है। आपको याद होगा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में वेट ऑफ द रैमर होता है 2.6 kg, लेकिन यहाँ पे होता है 4.89 kg। इसी तरह हाइट ऑफ ड्रॉप उस रैमर की वो होती है 410 mm, ठीक है, 410 mm होती है हाइट ऑफ ड्रॉप उस रैमर की। अब अगर लेस देन 20% रिटेन हो रहा है 4.75 mmCu पे, तब जो हम मोल्ड लेंगे उसका डायमीटर होगा 100 mm, उसकी हाइट होगी 127.3 mm, उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1000 ml, ठीक है। ये तो सेम है, ये चीजें सेम है जो हमें स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में होती थी। अब जो वेट ऑफ रैमर होगा वो होगा 4.89 kg, ठीक है। इसके अलावा जो हाइट ऑफ ड्रॉप रैमर की होगी वो होगी 450 mm। इसके अलावा हम सॉइल जो है इस मोल्ड में 3 लेयर्स में नहीं डालते हैं बल्कि 5 लेयर्स में डालते हैं, और हर किसी लेयर के बाद हम सॉइल को ब्लोज देते हैं, 25 नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं। अब अगर मोर देन 20% रिटेन हुआ 4.75 mmCu पे, तब आपको पता है तब हमें जाना है फॉर बिगर मोल्ड। तो जो वहां पे हम मोल्ड लेंगे उसका डाया जो है वो होगा 150 mm, और उसका जो हाइट तो सेम होगी, उसका वॉल्यूम तो होगा 2250 ml। वेट ऑफ रैमर तो सेम रहेगा, हाइट ऑफ रैमर भी सेम रहेगी, लेकिन फिर नंबर ऑफ ब्लोज चेंज होगा। आपको पता है नंबर ऑफ ब्लोज हम देंगे ईच लेयर के बाद हम देंगे 56 नंबर ऑफ ब्लोज, ठीक है। अब जब हम मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं, जो टोटल कंपैक्शन एनर्जी हम अप्लाई करते हैं सॉइल में वो होती है बराबर 2700 किलो जूल पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो मैंने कहा जब हम मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं, जो हम टोटल कंपैक्शन एनर्जी अप्लाई करते हैं सॉइल में पर क्यूबिक वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, वो होती है बराबर 2700 किलो जूल पर क्यूबिक मीटर। इसी तरह जब हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं, तो जो टोटल कंपैक्शन एनर्जी हम अप्लाई करते हैं सॉइल में वो होती है बराबर 592 किलो जूल पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट से हम कंपैक्शन एनर्जी ऑलमोस्ट 4.56 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में जो हम कंपैक्शन एनर्जी अप्लाई करते हैं सॉइल में वो होती है बराबर 592 किलो जूल। तो मॉडिफाइड कंपैक्शन टेस्ट से हम मोर देन 4.56 टाइम्स, तो 4.56 टाइम्स मोर कंपैक्शन एनर्जी हम अप्लाई करते हैं सॉइल में। अब मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का है, सिर्फ इसमें मॉडिफाइड में हम सॉइल 5 लेयर्स में डालते हैं, जबकि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में हम सॉइल 3 ही लेयर्स में डालते हैं। अब जो कंपैक्शन कर्व हमें मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में मिलती है वो कुछ ऐसे मिलती है। यहाँ से होगा वाटर कंटेंट, यहाँ से होगा ड्राई डेंसिटी, कुछ कर्व हमें कुछ ऐसे मिलती है। इस कर्व से अगर हम देखेंगे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वो ये होगी, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इसका
ये होगा। अगर हम इसी सॉइल का स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी टेस्ट करें और कंपैक्शन करो देखें, वो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, मैंने कहा अगर हम इसी सॉइल का स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी टेस्ट करें और वो फिर कंपैक्शन करो देखें, वो कुछ ऐसे आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आएगा वो ये आएगा, और जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आएगी वो ये आएगी। ठीक है, ये कर्व है मॉडिफाइड प्रॉपर्टी टेस्ट का, ये कर्व है स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी टेस्ट का। तो क्या पता चला हमें? तो पता हमें ये चला मॉडिफाइड प्रॉपर्टी टेस्ट में जो कर्व जो है, कंपैक्शन कर्व जो है, वो शिफ्ट होती है अपवर्ड्स और लेफ्ट। कंपैक्शन कर्व शिफ्ट होती है अपवर्ड्स और थोड़ा लेफ्ट। मींस अगर हम देखेंगे तो मॉडिफाइड प्रॉपर्टी टेस्ट से क्या होता है, ड्राई डेंसिटी सॉइल की इंक्रीज होती है, देख लो, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम होता है सॉइल का। मींस जब आप सॉइल में कंपैक्टिंग एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो, तब सॉइल में क्या होगा, ड्राई डेंसिटी ज़्यादा क्योर होगी और ऑप्टिमम मॉइस्चर जो है वो कम होगा, सॉइल का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। यूजुअली जो इंक्रीज इन डेंसिटी होती है वो होती है बिटवीन 3 to 18%। जो सॉइल की जो ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो इंक्रीज होती है बाय मॉडिफाइड प्रॉपर्टी टेस्ट, वो होती है बिटवीन 3 to 18%, और ज़्यादातर ये क्लेज में होती है, सैंड्स में बहुत कम होती है। ठीक है, अब लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट्स ऑफ द टू कर्व्स इज नोन एज लाइन ऑफ ऑप्टिमस। तो जो लाइन दो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट्स को मीट करें, ये है वो लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ ऑप्टिमस। ठीक है, अगर हम जीरो एयर वाइड लाइन देखें, वो कुछ ऐसे आएगी यहां पे भी। तो ये होगी हमारी जीरो एयर वाइड लाइन या जीरो एयर लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैक्शन ऑफ सैंड्स। ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो देखा गया है जब हम सैंड्स में प्रॉपर्टी टेस्ट करते हैं तो हमें जो कंपैक्शन कर्व मिलती है वो कुछ ऐसे मिलती है। ऐसे हमें कुछ कंपैक्शन कर्व मिलती है। मींस सॉइल की ड्राई डेंसिटी पहले डिक्रीज हो रही है, फिर मिनिमम वैल्यू पे पहुंचती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर पहुंचती है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे, फिर से डिक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों होता है? एट लोअर वाटर कंटेंट्स, जब आप सॉइल में वाटर ऐड कर रहे हो, जो वॉइड से सॉइल में है, वो कनेक्टेड वॉइड जो सॉइल में होती हैं, वहां से पानी राइज होता है, जिसको हम कहते हैं कैपिलरी राइज। जब कैपिलरी राइज होता है तो वहां पे फिर कैपिलरी टेंशन डेवलप होता है। इस कैपिलरी टेंशन की वजह से सॉइल पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं। अब जब इस सॉइल में आप वाटर ऐड कर रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम वाटर ऐड कर रहे हो, वो सॉइल मास का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बट सॉइल मास के जो पार्टिकल्स जो है वो एक ही जगह है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, इस सॉइल मास में जो ड्राई डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सॉइल पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। तो उस वजह से इस सॉइल मास में जो ड्राई डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड, और ये मैक्सिमम होता है अप टू वाटर कंटेंट 4 to 5%। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे जो बल्किंग ऑफ सैंड जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, अब जब आप और वाटर ऐड कर रहे हो इसमें, तो क्या होता है, जो मेनिस्कस है इस कैपिलरी राइज का वो ब्रेक होता है। ठीक है, कैपिलरी टेंशन जो है वहां पे खत्म होता है, सॉइल पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो जब सॉइल पार्टिकल्स मूव करते हैं वो एक क्लोजर पैकिंग एक्योर करते हैं, एक क्लोजर पैकिंग में आते हैं। विद द रिजल्ट सॉइल की ड्राई डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। ये देखिए,
कहाँ तक इंक्रीज होती है सॉइल की ड्राई डेंसिटी? अप टू द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाद सॉइल की ड्राई डेंसिटी जो है फिर से डिक्रीज होगी। वहाँ पे कैसे डिक्रीज होगी वो आपको पता है, वो मैंने लास्ट टाइम बताया। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है सच एज मेनिस्कस, कैपिलरी राइज या कैपिलरी टेंशन, ये चीज़ें आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। स्टिल अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो मुझे पूछ सकता है। इसी वजह से इन सॉइल्स की कंपैक्टनेस जो है वो हम मेजर नहीं करते हैं ड्राई डेंसिटी से। इन सॉइल्स की कंपैक्टनेस जो है वो हम मेजर करते हैं बाय रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं, और जो आपने पढ़ा होगा इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में। ठीक है, तो ऐसी कोर्स ग्रेन सॉइल्स में हम कंपैक्टनेस नहीं देखते हैं बाय ड्राई डेंसिटी, हम कंपैक्टनेस देखते हैं बाय रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपैक्शन ऑफ सॉइल, और इसमें पहला फैक्टर आता है वाटर कंटेंट। अब आपको पता है जब सॉइल में वाटर कंटेंट कम होता है तो सॉइल स्टिफ होती है, आसानी से मोल्ड नहीं होती है, मींस वो हाई रेजिस्टेंस दिखाती है टू कंपैक्शन। ठीक है, अब जब आप इसमें वाटर कंटेंट ऐड करते हो तो होता क्या है, जो सॉइल पार्टिकल्स जो है वो लुब्रिकेट होते हैं। जब वो लुब्रिकेट होते हैं तो हमारी सॉइल जो है अब वर्केबल बनती है। मींस जब सॉइल पार्टिकल्स लुब्रिकेट होते हैं तो वो एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं और क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, एक क्लोजली पैकिंग एक्योर करते हैं। ठीक है, जब वो क्लोजली पैक्ड होते हैं तो हमारे वहाँ पे एयर वॉइड्स जो है वो कम होते हैं, और विद द रिजल्ट सॉइल की ड्राई डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अब कब तक वो क्लोजली आते हैं, पैकिंग होती है। ठीक है, अब सॉइल पार्टिकल्स की क्लोजली पैकिंग कब तक होती है, आपको पता है अप टू द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे वो क्लोजेस्ट पैकिंग में होंगे, मींस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे जो वहां पे एयर वॉइड्स जो होंगे वो मिनिमम होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे जो सॉइल की ड्राई डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। अब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाद क्या होता है, अगर आप फिर से वाटर ऐड कर रहे हो सॉइल में तो सॉइल में जो सॉइल पार्टिकल जो है अब फिर से मूव कर रहे हैं। अब वो जगह जहाँ पे पहले सॉइल पार्टिकल हुआ करता था अब वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल चला है, वाटर आया है। तो दैट मीन्स अब वाटर वॉइड सॉइल में इंक्रीज हुए हैं, मीन्स टोटल वॉइड सॉइल में इंक्रीज हुआ है। टोटल वॉइड्स में आता है एयर वॉइड्स एंड वाटर वॉइड्स, क्योंकि एयर वॉइड्स तो कांस्टेंट रहेगा, जितना आपका मॉइस्चर कंटेंट पे एयर वॉइड्स रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अब वाटर वॉइड्स क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, विद द रिजल्ट हमारी जो सॉइल की ड्राई डेंसिटी जो है वो अब डिक्रीज होती है। अब इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल सच एज क्ले, उनको हम इफेक्ट ऑफ वाटर कंटेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग लाम्बेज डबल लेयर थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने लाम्बेज डबल लेयर थ्योरी। अब लाम्बे ने कहा ये जो कोहेसिव सॉइल है इनके दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, कोहेसिव सॉइल में अगर हम दो पार्टिकल्स लेंगे, इन दो पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं वॉन डर वाल्स फोर्सेस, और रिपल्सिव फोर्सेस भी होता है। रिपल्सिव फोर्स होता है बिकॉज ऑफ द एडसॉर्बड लेयर, क्योंकि यहाँ पे एडसॉर्बड वाटर लेयर होगा, यहाँ पे भी एडसॉर्बड वाटर लेयर होगा, तो इन दो एडसॉर्बड वाटर लेयर के बीच जो है रिपल्सिव फोर्सेस होता है। ठीक है, अब अगर सॉइल में वाटर कंटेंट कम है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो एडसॉर्बड लेयर की थिकनेस जो है, डबल लेयर की थिकनेस जो है ये कम होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे रिपल्सिव फोर्सेस से, तो दैट मीन्स वहां पे सॉइल पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। अब जब आप सॉइल में वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हो तो इस एडसॉर्बड डबल लेयर की थिकनेस इंक्रीज हो रही है, विद द रिजल्ट वहां पे सॉइल पार्टिकल्स के बीच रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो सॉइल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और एक्योर करेंगे एक क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन, विद द रिजल्ट हमारी सॉइल की ड्राई डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अब कहाँ तक इंक्रीज होती है वो आपको पता है, अप टू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाद क्यों डिक्रीज होती है उसका रीजन सेम है जो मैंने पहली थ्योरी में कहा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपैक्टिंग एफर्ट। तो फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट एंड फ्रॉम द मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट आपने देखा होगा जब आप सॉइल में कंपैक्टिंग एफर्ट इंक्रीज करते हो तो सॉइल की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी इंक्रीज होती है
और सॉइल का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी कम होता है। लेकिन जो सॉइल की ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और जो हम सॉइल में कंपैक्टिंग एफर्ट इंक्रीज कर रहे हैं, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंक्रीज इन द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल विद इंक्रीजिंग द कंपैक्टिंग एफर्ट। ठीक है, तो क्या होता है, जब आप कंपैक्टिंग एफर्ट इंक्रीज करते हो तो बेशक मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती है, फिर आप और कंपैक्टिंग एफर्ट इंक्रीज करते हो, ड्राई डेंसिटी और इंक्रीज हो रही है, लेकिन आप उतनी मार्जिन से इंक्रीज नहीं हो रही है। अगर आप और कंपैक्टिंग एफर्ट इंक्रीज कर रहे हो तो ड्राई डेंसिटी जो इंक्रीज हो रही है अब कम मार्जिन से इंक्रीज हो रही है, कम मार्जिन से इंक्रीज हो रही है, और एट लास्ट एक स्टेज पहुंचेगा, ठीक है, जब आप कंपैक्टिंग एफर्ट तो इंक्रीज कर रहे हो, अब सॉइल की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमें यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल। अब ड्राई डेंसिटी कितनी अचीव होगी ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ द सॉइल पे। यहाँ पे मैंने कंपैक्शन कर्व कुछ सॉइल्स की बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल ये है वेल ग्रेडेड सैंड के लिए, ये है लो प्लास्टिक सिल्ट के लिए, ये है लो प्लास्टिक क्ले के लिए, और ये है हाई प्लास्टिक क्ले के लिए कंपैक्शन कर्व। चूंकि कोर्स ग्रेन सॉइल में एयर वॉइड्स कम होती है एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल, तो कोर्स ग्रेन सॉइल को हम कंपैक्ट कर सकते हैं टू अ मच हायर ड्राई डेंसिटी देन फाइन ग्रेन सॉइल, प्रोवाइडेड हम कंपैक्टिंग एफर्ट जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। वरना अगर हम कंपैक्टिंग एफर्ट इंक्रीज चेंज करेंगे, ऑब्वियसली जो ड्राई डेंसिटी अचीव होगी वो चेंज होगी। इसी तरह अगर हम कोर्स ग्रेन सॉइल में कुछ फाइन पार्टिकल्स ऐड करेंगे, कुछ फाइन सॉइल ऐड करें, ठीक है, मैंने कहा अगर हम कोर्स ग्रेन सॉइल में कुछ फाइन्स ऐड करेंगे तो फाइन्स किस में कहाँ चले जाएंगे, उस कोर्स ग्रेन सॉइल के वर्ड्स में चले जाएंगे। तो देखा गया है इस सॉइल में जब हम कंपैक्ट करेंगे तो वहां पे काफी हाई ड्राई डेंसिटी अचीव होती है। इसी तरह अगर हम फाइन्स अब ज्यादा डालें, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में हम फाइन्स डालें इस कोर्स ग्रेन सॉइल में, तो देखा गया है इस सॉइल को जब फिर हम कंपैक्ट करते हैं तो इसकी ड्राई डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, इसीलिए वेल ग्रेडेड सॉइल की ड्राई डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोरली ग्रेडेड सॉइल की। इसी तरह कोहेसिव सॉइल सच एज क्ले, जिनमें एयर वॉइड ज्यादा होती है, तो इनकी जो ड्राई डेंसिटी जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू कोहेशनलेस सॉइल्स सच एज सैंड्स। ठीक है, और इनमें जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी ज्यादा होता है। इसी तरह हाई प्लास्टिक सॉइल्स में भी जो ड्राई डेंसिटी अचीव्ड होती है वो कम होती है, और वहाँ उनमें भी जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम होता है, ज़्यादा होता है। सॉरी, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये है हाई प्लास्टिक क्ले का कंपैक्शन करो, ये है, अगर आप देखोगे ड्राई डेंसिटी अचीव्ड कितनी है, वो इतनी ही है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट देखो कितना है, वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेथड ऑफ कंपैक्शन। अब सॉइल में कितनी ड्राई डेंसिटी अचीव होगी वो सिर्फ अमाउंट ऑफ कंपैक्टिंग एफर्ट पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है मेथड ऑफ कंपैक्शन पे भी। ठीक है, तो अगर आप सॉइल में कोई पर्टिकुलर कंपैक्टिंग एफर्ट अप्लाई करोगे, ठीक है, अगर आप सॉइल में एक पर्टिकुलर कंपैक्टिंग एफर्ट अप्लाई करोगे, अब सॉइल में कितनी ड्राई डेंसिटी अचीव होगी वो डिपेंड करता है मेथड ऑफ कंपैक्शन में। क्या वो यूटिलाइज करता है नीडिंग एक्शन, ठीक है, नीडिंग एक्शन यूटिलाइज करता है, या डायनेमिक एक्शन यूटिलाइज करता है, या स्टैटिक एक्शन यूटिलाइज करता है। अब नीडिंग एक्शन से हम सॉइल को कंपैक्ट करते हैं बाय कांस्टेंट प्रेसिंग, हम सॉइल को प्रेस करते हैं कॉन्स्टेंटली, उससे सॉइल कंपैक्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपने रोड रोलर्स तो देखा होगा सॉइल को कंपैक्ट करते हुए, तो रोड रोलर्स जो जब चलते हैं सड़क पे तो वो कैसे सॉइल को कंपैक्ट करते हैं, वो पेमेंट को कैसे कंपैक्ट करते हैं वहाँ पे, बाय प्रेसिंग, वो प्रेस करते हैं, कांस्टेंट प्रेसिंग करते हैं वहाँ पे, उससे सॉइल कंपैक्ट होती है। ठीक है, इसी तरह स्टैटिक एक्शन में हम क्या करते हैं, एक रैमर ले आते हैं और उसको अप एंड डाउन कराते हैं किसी जगह पे, तो वो उससे सॉइल वहाँ पे कंपैक्ट होगी। ये हो गया हमारा स्टैटिक मेथड। इसी तरह डायनेमिक मेथड में हम सॉइल को कंपैक्ट कराते हैं बाय वाइब्रेशंस, हम सॉइल को वाइब्रेशंस देते हैं जिससे सॉइल कंपैक्ट होती है। वाइब्रेशंस इज वेल सूटेड फॉर कोहेशनलेस सॉइल्स के लिए वाइब्रेशन वेल सूटेड होता है। ठीक है, हमारे पास एक टेस्ट है, इसको हम कहते हैं हार्वर्ड मिनिएचर टेस्ट। हार्वर्ड मिनिएचर टेस्ट में हम कंपैक्टिंग एफर्ट सेम अप्लाई करते हैं जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट टेस्ट में होता है, लेकिन
कंपैक्टिंग मेथड जो हार्वर्ड मिनीचर टेस्ट में है वो नीडिंग एक्शन से हम करते हैं सॉइल को कंपैक्ट, ठीक है। हार्वर्ड मिनीचर टेस्ट हमारे पास एक टेस्ट है जिसमें हम सॉइल को कंपैक्ट करते हैं बाय नीडिंग एक्शन। कंपैक्टिंग एफर्ट सेम अप्लाई करते हैं हम जो हम करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉपर टेस्ट में अप्लाई। लेकिन अगर हम देखेंगे कंपैक्शन कर्व फ्रॉम हार्वर्ड मिनीचर टेस्ट वो डिफरेंट है फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रॉपर टेस्ट। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मेथड ऑफ कंपैक्शन डिफरेंट है दोनों मेथड्स में। उसमें टैंपिंग हम यूज़ करते हैं, रैमिंग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉपर टेस्ट में, यहाँ पे हम नीडिंग एक्शन यूज़ करते हैं। अब लास्ट वाला पॉइंट जो हमें है वो है एडमिक्सचर्स। तो देखा गया है जब हम सॉइल में कुछ एडमिक्सचर्स ऐड करते हैं तो सॉइल की जो कंपैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं, सॉइल की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। तो जो भी हम एडमिक्सचर डालते हैं वो वॉइड्स में चला जाता है, जिस वजह से सॉइल में जो है वॉइड जो है वो कम होती है जब आप कंपैक्ट करते हो। अब कौन कौन सा एडमिक्सचर हम डालते हैं वो हम डालते हैं, हम डाल सकते हैं लाइम डाल सकते हैं, सीमेंट डाल सकते हैं, या बिटुमिन वगैरह भी हम सॉइल में एज एडमिक्सचर डाल सकते हैं।